आज अपने को पढ़ना है लास्ट टॉपिक एंड दैट इज एक्सक्रीशन। Is excretion, removal of waste. अब वेस्ट में ना कई तरीके के वेस्ट होते हैं, जैसे CO2। गलत बन रही हम नहीं चाहते। H2O भी बन जाता है ज़्यादा का कभी कभी। उसके साथ साथ हमारे बॉडी में बनते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिया प्लस यूरिक एसिड plus some salts and plus water. And they are very toxic. ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, इसलिए इनका रिमूवल समय पे हमारी बॉडी से जरूरी है, अदरवाइज मर भी सकते हैं। सीधी बात आई बात समझ में। तो बेसिकली CO2 जो बनती है रेस्पिरेशन में, वो तो हम ब्रीथिंग के थ्रू बाहर कर देते हैं। अब ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ये क्यों बनता है? जब हम मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मतलब जब प्रोटीन प्रोसेस होता है ना हमारी बॉडी में, तब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनता है। तो मेटाबॉलिज्म of protein creates this waste. आई बात समझ में? Getting my point? And तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं excretion in animals। इसमें पढ़ेंगे एंड इसमें कैसा एक्सक्रीशन होगा वो डिपेंड करता है कि उसका कैसा बिहेवियर है, कैसा बेसिक स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनिज्म का, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अमीबा में। जैसे कि सारी चीज़ अमीबा से ही पढ़ते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली CO2 जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है। तो अमीबा में CO2 इज डिफ्यूज्ड आउट हायर कंसंट्रेशन से थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है पानी। तो ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ये भी एक्सक्रीटेड आउट होता है पानी में घुल के बाय डिफ्यूजन, मतलब अंदर ज़्यादा बन जाता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ज़्यादा बन जाता है तो बाहर जाता है। पर उसको जिसके थ्रू जाता है उसको अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब ऐसा एक छिद्र होगा और यहाँ से ये एक्सेस नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकल जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन उसके बाद हमारे पास आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में जो CO2 होता है वो रिमूव होता है। कैसे? वेरी गुड है, डिफ्यूजेस आउट थ्रू मॉइस्ट स्किन। स्पेलिंग गलत है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसकी गीली चमड़ी होती है, उसके थ्रू गैसेस अंदर और बाहर जाती है। तो O2 अंदर आती है भी उस गीली चमड़ी से और बाहर भी जाती है CO2 उस मॉइस्ट स्किन से। आगे बात समझ में। और जो यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो रिमूव होता है, उसकी बॉडी में एक हिस्सा होता है, उसको अपन कहते हैं नेफ्रेडिया। क्या कहते हैं? नेफ्रेडिया। ये उसके बॉडी का एक पार्ट है जिसके थ्रू ये वेस्ट सब्सटेंस क्या हो जाता है, रिमूव। अब हम आते हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म ये समझनी। तो जो ह्यूमन बीइंग है इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस चालू रहती है। तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पैदा होता है। CO2 जो होता है वो हम निकाल देते हैं ब्रीथिंग के थ्रू, और ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली लंग्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर CO2। हमारी बॉडी में लंग्स जो है that behave as excretory organ to remove CO2. Getting my point? Sir, pen black हो रहा है? Getting my point? अब हमारी बॉडी में ना फेशियस यानी होता है बॉडी, जो हम वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है उसको अपन कहते हैं फेशियस। क्या कहते हैं? और यू कैन कॉल इट एज दिस इज आल्सो रिमूव थ्रू आवर बॉडी। ये होता क्या है, हमारी बॉडी में बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कहाँ बनते हैं? लीवर में। कहाँ बनते हैं? बाइल जूस होता है ना, उसके कारण ये बाइल पिगमेंट बनते हैं। और ये बनते हैं जब कोई हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है। तो ये दो कंडीशन में ऐसे बाइल पिगमेंट बनते हैं, उसको बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं, इसका कल मतलब देखिए आना spleen due to the breakdown। कल देख के आना अच्छी होगी इस लाइन का मतलब। spleen due to the breakdown of, मुझे बेसिकली इस स्प्लीन का मतलब देखिए। तो बेसिकली हमारी बॉडी में बाइल पिगमेंट्स फॉर्म होते हैं इन द लीवर एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये बाइल जूस के कारण कहाँ चले जाते हैं? इंटेस्टाइन में। तो ये बाइल पिगमेंट्स विथ बाइल जूस एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन। गेटिंग माय पॉइंट? ये इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और फिर ये वहां से एडजस्टेड आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेशियस। आई बात समझ में? तो ये इजेक्ट आउट हो जाते हैं एज फेशियस। बेसिकली ये बाइल पिगमेंट्स निकलते हैं हमारी बॉडी से, इंटेस्टाइन से, विद सम अनडाइजेस्टेड फूड। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो लीवर सर्व्स, लीवर भी किसकी तरह बिहेव करता है? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह करेगा। दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देख लिए, लंग्स और
लीवर से। एक एमिशन हमारी स्किन भी करती है, स्वेट। आई बात समझ में? तो हमारी स्किन जो होती है दैट प्लेज ऑल्सो द रोल ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट रिमूव्स स्वेट, और स्वेट बेसिकली बहुत सारे सॉल्ट, पानी और यूरिया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जरूरी भी है, ये वेस्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि स्वेट हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसलिए इसको एक तरीके से वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी हमारी बॉडी रिमूव करती है। यूरिया बनता कहाँ है? यूरिया बनता है लीवर में। कहाँ बनता है? हमको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज बॉडी में से निकालना है वो यही है, और ये बन कहाँ रहा है? इसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी है। इसके पास आर्टरी आती है। क्या आती है? ये जो आर्टरी होती है इसको कहते हैं रेनल आर्टरी। इसके पास से वेन्स भी निकलती हैं, उसको कहते हैं रेनल वेन। और इसके अंदर से 2 ऐसे यूरेटर भी निकलते हैं, इनको कहते हैं 2 पाइप। और फिर यहाँ नीचे होता है एक यूरिनरी ब्लैडर। और फिर होता है यूरेथ्रा। इन सब से मिलके बनता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो यूरिया आता है या यूरिक एसिड आता है, ये खून में मिला होता है। नाइट्रोजनियस वेस्ट घुला मिला है खून। तो बेसिकली जो गंदा खून आता है वो आता है रेनल आर्टरी से। यस और नो? किडनी उस ब्लड में से यूरिया को अलग कर देती है। ब्लड एंड यूरिन रिमूव, डिफरेंट हो जाते हैं। जो अच्छा खून है वो वापस वेन्स के थ्रू बॉडी में चला जाता है, और जो यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू आके इस ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है। और जब ये ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाता है तो हम उसको अपनी बॉडी से इजेक्ट आउट करते हैं। सिंपल। आ गई बात समझ में? तो ये होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमारी बॉडी में नहीं, किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जो दूसरी वाली इधर, हाँ, जो ब्लड में से यूरिन को अलग करता है। तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट? ऑफ किडनी। किडनी की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है वो होता है नेफ्रॉन। क्या होते हैं? जो ये काम करती है। किडनी के अंदर एक चीज है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। हमारी एक किडनी के अंदर मोर देन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। एक के अंदर हमारे पास 2 किडनी होती है, पीछे साइड होती है, वेस्ट के ऊपर,
बैकबोन के दोनों तरफ। आगे बात समझ में, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो ये नेफ्रॉन कैसा दिखता है, ये बनाने आता है? ऐसे बनेगा नहीं, पर जैसे बनेगा वैसे, ऐसे चलनी सरीकी होती है, उसको अपन कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? ऐसा चलनी, चाहे चलनी, उसमें रेनल आर्टरी आती है। यहाँ से क्या आएगा? खून, गंदा वाला। ये रेनल आर्टरी यहाँ पर आके ऐसा बहुत सारी ऐसा झुंड में कॉइल के फॉर्म में होती है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो है बेसिकली दिस इज बोमेन कैप्सूल। बेसिकली दिस इज द फिल्टर यूनिट। ये जो आर्टरी यहाँ पे गुच्छे के फॉर्म में रखी हुई है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। आर्टरी है, नसी है खून की, ऐसे कॉइल के फॉर्म में। ये जिसमें से खून आ रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं? ब्लड, रेनल आर्टरी। इस रेनल आर्टरी ये खत्म नहीं हुई, ऐसा बाहर आ गया इसका दूसरा हिस्सा। और ये जो है इसका ऐसा, ये मोटा ऐसा ट्यूब, सा और ये ट्यूब्यूल जाके बनाता है एक कंडक्टिंग डक्ट। क्या है ये? कंडक्टिंग डक्ट। और ये जो रेनल आर्टरी का दूसरा हिस्सा है, ये इसके आजू बाजू लिपटीजा हुआ होता है, और फिर ये ऐसे लिपट के यहाँ से ऐसा जो बाहर आता है, दैट इज योर रेनल वेन। बोमेन कैप्सूल का ये जो पीछे का ब्लैक हिस्सा होता है, इसको कहते हैं ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? अब होता क्या है ये मैं बता, ये तो तुम जितना सुंदर बना सकते हो, तुम्हारी क्षमता, अपने को तो सिर्फ प्रोसेस समझानी है। ये एक नेफ्रॉन है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। जब यहाँ से गंदा खून अंदर आता है तो वो काफी देर इस बोमेन कैप्सूल में बना रहता है। ये बोमेन कैप्सूल से जो बड़े बड़े ब्लड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आरबीसी, वो नहीं बाहर आते। लेकिन जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, H2O है, प्रोटीन है, मतलब सम यूजफुल सब्सटेंस आल्सो आउट। यूजफुल सब्सटेंस में जैसे उन्होंने बताया है ग्लूकोज, यहाँ से आना तो क्या चाहिए बाहर, इसमें आना चाहिए यूरिया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ग्लूकोज भी आ जाता है, अमीनो एसिड्स भी आ जाते हैं, सॉल्ट भी आ जाते हैं, कुछ तो भी नहीं, हाँ मिनरल सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा का पानी भी आ जाता है, वाटर छन के, पर इतना आना नहीं चाहिए और आ जाता है। आई बात समझ? तो खून में से इतनी चीजें निकल के बोमेन कैप्सूल में आ जाती है। हमारी बॉडी पर डे 180 लीटर यही छान देती है, लेकिन इतना पानी तो हम पीते भी नहीं और रिमूव भी नहीं करते। तो बेसिकली जब ये यूजफुल और अनयूजफुल चीज इस ट्यूब में जाती है, और ट्यूब में जाके इसको कहाँ जाना है? इस कंडक्टिंग डक्ट में। तो जब ये इस ट्यूब में तैरती है ना, तो ये जो ब्लड की नसें इस पे लिपटी हुई है, वो इसमें से ये जरूरी चीजों को वापस ले लेते हैं। इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल
जो वोमेन कैप्सूल में छान दिया, उसमें से जो यूजफुल चीजें इस काली वाली नस ट्यूब्यूल में आ रही है, उसके आजू बाजू ये इसलिए घूमी रहती है ताकि जो जरूरी चीजें चली गई हैं उसको वापस खून में लाया जा सके। ऐसा करके जो बिल्कुल ही वेस्ट बचता है वो कंडक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और फिर ये कंडक्टिंग डक्ट सारे नेफ्रॉन से, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन से, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिया को कलेक्ट करके यूरेटर से कहाँ ले आता है, आई बात समझ में। और ये अच्छा खून सारी वेन्स मिलके कहाँ ले जाती है, वापस आती बात समझ। Getting my point? This is as simple as this. Okay. अब उन्होंने बोला है therefore यूरिन फॉर्मेशन में दो चीजें हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। पहले तो खून को छानो और फिर जरूरी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करो, फिर बनता है यूरिन। आ गई बात समझ में। यूरिन इज वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट, ये मैंने बताया, एंड इट इज स्लाइटली एसिडिक। यूरिन जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, एंड पेल कलर्ड होता है यूरिन का, और हमारी बॉडी 1.5 से 2 लीटर पर डे यूरिन इजेक्ट आउट करती है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब उन्होंने बोला किडनी अगर काम करना बंद कर दे, किडनी काम करना कब बंद करती है, व्हेन यू आर हैविंग इन्फेक्शन इन किडनी और इंजरी, किडनी में कोई इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए। दूसरा, किडनी में ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाए, खून जा ही नहीं रहा, छाने का कहते, आई बात समझ में। तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर, जल्दी वो प्रेशर से निकल जाता है, यूरिन उनकी फॉर्म ही नहीं होती जिस रेट पे होना चाहिए, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड सम ड्रग्स, जैसे कुछ भी खा रहे हैं, अल्कोहल, कुछ ऐसा ड्रग्स, मेडिसिन, उसके कारण भी किडनी इफेक्ट होती है। तो अगर किडनी एक्सक्रीशन के साथ साथ हमारी बॉडी में एक और इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर सॉल्यूट कंटेन इन आवर बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ water and solute contains of body, कितना पानी रहना चाहिए और कितनी उसमें घुली हुई चीजें रहनी चाहिए, ये भी किडनी निश्चित करती है हमारी। अब यदि मान लो किसी की आर्टरी खराब हो गई, उसको बोलते हैं रेनल फेलियर। किडनी खराब होना मतलब होता है रेनल फेलियर। यदि हमारी बॉडी में रेनल फेलियर हो गया, या तो किसी की किडनी ले लो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक किडनी पे भी इंसान पूरी जिंदगी निकाल सकता है, एक तो देने के लिए दी भगवान, ठीक है। एक किडनी पे भी इंसान निकाल सकता है, लेकिन जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई, उसको या तो किसी से ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और या फिर जब तक ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं मिल रही हो तब तक क्या कराना पड़ेगा, डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस ऑन रेगुलर बेसिस, 10 दिन में, हफ्ते भर में जा के डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस में क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। उसमें हम कुछ ऐसा, हमारी नस, एक नस से पूरा खून
ब्लड का नहीं, बॉडी का पूरा खून निकाला जाता है मतलब डालते भी जाते हैं, एक नस से निकालते जाते हैं और एक नस से वापस। ये पूरी बॉडी का ब्लड इस आर्टिफिशियल डायलिसिस से क्या होता है, पास होता है, फिल्टर जो किडनी करती है, वो हम एक मशीन से करते हैं। तो ये जो डायलिसिस वाली मशीन है, ये ब्लड में से यूरिन को, मतलब ये जो किडनी के अंदर है ना, वो आर्टिफिशियली हमने डिजाइन करी है, तो उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस ले सकती है और अच्छा ब्लड वापस बॉडी में डाल देती है। बट इट कॉस्ट अलॉट, ये बार बार हम कर नहीं सकते। आई बात समझ में? तो इसलिए दैट यू कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, कल की क्लास और लगेगी, थोड़ी सी लगेगी। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के साथ साथ कल इस चैप्टर में अगर कुछ एक्स्ट्रा बताना है तो वो भी मैं